नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं जिसने हाल ही में पूरे देश को चौंका कर रख दिया था। हम एक ऐसी वायरल न्यूज़ पर बात कर रहे हैं जहां सिस्टम की पेचीदगियां और एक आम इंसान की हताशा आपस में टकराती हैं। हम बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल निष्पक्ष होकर सामने आए तथ्यों और रिपोर्टों को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत और हमारी बैंकिंग प्रणाली की एक बहुत ही जटिल सच्चाई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर ओडिशा के उस बैंक में हुआ क्या था। तो चलिए सीधे इस मामले में उतरते हैं। ये किसी सस्पेंस फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि बिल्कुल सच है। एक आम दिन बैंक में रोजमर्रा का काम चल रहा था और तभी एक व्यक्ति बैंक के अंदर आता है। उसके हाथ में एक कपड़ा था और उस कपड़े में लिपटे हुए थे उसकी अपनी सगी बहन के कंकाल के अवशेष। इस एक दृश्य ने वहां मौजूद हर इंसान को, स्थानीय लोगों को और बैंक स्टाफ को पूरी तरह से सुन्न कर दिया। यह एक ऐसा चौंकाने वाला पल था जिसने तुरंत ही सबका ध्यान खींच लिया। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं। 3 किलोमीटर। सुनने में शायद ये कोई बहुत बड़ी दूरी ना लगे, है ना? लेकिन जरा उस स्थिति की कल्पना करके देखिए। भीषण गर्मी का दिन और ये इंसान पूरे 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर बैंक पहुंचा था। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि इसने ये दूरी अपनी बहन की कब्र खोदने और उसके अवशेषों को निकालने के बाद तय की थी। ये तथ्य इस पूरी घटना की शारीरिक और मानसिक पीड़ा को एकदम हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। अब आते हैं इस बात पर कि आखिर इस पूरी त्रासदी के पीछे की कहानी क्या थी। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये सब कुछ महज इस एक रकम के लिए हुआ, 19,402 रुपए। ये उस बैंक खाते में बची हुई दावा राशि थी। अब एक तरफ देखा जाए तो आज के दौर में ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है ना? लेकिन दूसरी तरफ इस छोटी सी रकम को पाने के लिए जो कदम उठाए गए वो इतने चरम और हताश करने वाले थे कि पूरी दुनिया की नज़रें इस पर टिक गईं। इसके पीछे की पारिवारिक पृष्ठभूमि वाकई दिल तोड़ने वाली है। मुख्य खाताधारक का नाम था काकरा मुंडा, जिनका करीब 2 महीने पहले ही निधन हो गया था। उनके परिवार में पहले से ही बहुत दुख था। उनके पति और उनके इकलौते बच्चे की मौत पहले ही हो चुकी थी। इस वजह से उनके भाई जीतू मुंडा ही उनके इकलौते जीवित रिश्तेदार बचे थे। मल्लीपासी के उस ओडिशा ग्रामीण बैंक से इन पैसों को निकालने की पूरी जिम्मेदारी अब सिर्फ और सिर्फ जीतू मुंडा के कंधों पर आ गई थी। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नौकरशाही और उस हताशा को जिसने इस घटना को जन्म दिया। देखिए, बैंकिंग के कुछ तय नियम होते हैं। ब्रांच मैनेजर द्वारा जो मानक प्रक्रिया समझाई गई, उसके अनुसार किसी मृत व्यक्ति के खाते से पैसे निकालने के लिए सख्त कागजी कार्रवाई जरूरी है। नियम कहता है कि या तो खाताधारक की भौतिक उपस्थिति हो, जो कि इस मामले में जाहिर तौर पे नामुमकिन था, या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र और कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र यानी लीगल हेयर सर्टिफिकेट जमा किया जाए। एक सिस्टम के तौर पर धोखाधड़ी से बचने के लिए ये नियम बिल्कुल स्टैंडर्ड हैं। लेकिन पेच यहां फंसता है। जीतू मुंडा क्योंझर जिले के दयानाली गांव के रहने वाले एक अशिक्षित आदिवासी व्यक्ति हैं। उनके लिए कानूनी उत्तराधिकार के इन भारी भरकम कागजातों और प्रक्रियाओं को समझना किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। बिना किसी जानकारी या मदद के वो बैंक से एकदम खाली हाथ और असहाय होकर लौट आए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। इस घटना के बाद 2 बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण सामने आए, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उनका सीधा आरोप था कि बैंक ने अत्यधिक संवेदनहीनता दिखाई है। उनका कहना था कि बैंक वाले चाहते तो कागजों में उलझने के बजाय स्थानीय सरपंच से पूछकर या किसी को गांव भेजकर सच्चाई का पता लगा सकते थे। वहीं दूसरी तरफ बैंक के स्पॉन्सर इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी का स्टैंड बिल्कुल साफ था। उनका कहना था कि भाई, हमने तो सिर्फ वो वैध दस्तावेज मांगे थे जो नियमों के तहत जरूरी हैं। अब इस हिस्से में जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि बैंक का खुद का आधिकारिक दृष्टिकोण क्या था। जैसे ही ये खबर वायरल हुई, बैंक ने एक्स यानी पूर्व में ट्विटर पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने उन सभी अफवाहों का कड़ाई से खंडन किया जिनमें यह कहा जा रहा था कि बैंक ने जीतू से अपनी बहन का शव लाने को कहा था। उनके बयान में साफ लिखा था, ये खबरें कि हमने मृतक की भौतिक उपस्थिति की मांग की थी बिल्कुल गलत हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। बैंक ने उस दिन की घटना का अपना ब्यौरा भी दिया। उनका दावा है कि उस दिन जीतू मुंडा कथित तौर पर नशे की हालत में थे। उन्हें इस निपटान प्रक्रिया के बारे में कोई जागरूकता नहीं थी और जब मैनेजर ने उन्हें नियम समझाने की कोशिश की तो वो उसे सुनने या स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। बैंक के नजरिए से यही वो कारण थे जिनकी वजह से बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई। चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी घटना का अंतिम समाधान कैसे निकला। और ये घटना बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें ये दिखाती है कि जब सिस्टम हरकत में आता है तो काम कितनी तेजी से हो सकता है।
पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आश्वासन दिया कि मामले को मानवीय आधार पर निपटाया जाएगा। अवशेषों को सम्मान के साथ वापस कब्रिस्तान ले जाकर दफनाया गया। इसके तुरंत बाद सरकारी तंत्र ने तेजी दिखाते हुए मृत्यु और कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी कर दिए और फिर बैंक ने बिना समय गवाए 19,402 रुपयों का भुगतान 3 कानूनी उत्तराधिकारियों को कर दिया। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल खड़ा होता है। ग्रामीण इलाकों में जहां एक तरफ सख्त बैंकिंग नियम है और दूसरी तरफ अशिक्षा और बेबसी है, वहां संस्थाएं इन कागजी नियमों और इंसानियत के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकती हैं? क्या नियम हमेशा इंसान की मजबूरी से बड़े होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करने की जरूरत है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।